जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बकिया सबक को आगे से पढ़ेंगे। हमने क्योंकि हाफ चैप्टर पढ़ा था, तारुफ पढ़ा था, अब हम बकिया सबक पढ़ रहे हैं। बेटा जनाब, कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए। राह चलते हैं, रास्ते में जब जाते हैं, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से, कई साल से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर नहीं, मगर किसी को भी इनके बारे में कुछ इल्म नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों तादाद में बहुत ज़्यादा लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, यानी कि ऊपर नीचे के लगातार चारों भाई हैं। ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, गाली निकालते, दूसरों को गाली देते। ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते, तंज करते, बुरे अल्फाज से पुकारते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। यानी कि पहले सुबह से लेकर और शाम 4 बजे तक स्कूल होता था, बीच में नमाज के लिए ब्रेक होती थी और फिर खाना खाने के लिए ब्रेक होती थी। तो वो कम से कम 1-1.5 घंटे की ब्रेक हो जाती थी कि जिसमें आप आराम से खाना भी खा लें और नमाज वगैरह भी अपनी अदा कर लें। भला फिर अब बाप पूछते हैं आगे, बेटा मंझला दरमियान वाला लड़का मेरा हम जमात है, मेरे साथ जमात में पढ़ता है। एक दिन मेरा आमोख्ता सबक याद न था। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, नाराज़ हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त बुरी किस्मत वाले बदनसीब, घर से घर मिला हुआ है, यानी कि साथ साथ घर हैं, करीब करीब घर हैं, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब याद करा दिया करोगे? तो कहा बस सोरे चश्म, यानी कि सर आँखों पर। गर्ज मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए, किबला रू यानी कि किबले की तरफ, खाना काबा की तरफ मुँह किए बैठी कुछ पढ़ रही हैं। मैं इन लड़कों की नानी है, लोग इनको हजरत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में सहन में अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हजरत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गो अगरचा तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज हो, लंबी उम्र हो, खुदा नेक हदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया। अब ये देखिए मुहावरे लगातार आ रहे हैं। ज़मीन में गड़ गया यानी कि ज़मीन में धंस गया। और फ़ौरन मैंने उठकर निहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत भी ने फरमाया, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का, शरीफ लोगों का दस्तूर है, कायदा कानून है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं, और मैं तुमको ना रोकती, लेकिन चूंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब वजह से मुझको बता देना ज़रूर था। इसके बाद हज़रत भी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके, ज़िद करके, ज़ोर करके खिलाई। मुद्दतों बहुत अरसे से मैं इनके घर जाता रहा। हज़रत भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत क्या करती थीं। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। ये भी मुहावरा है कि मुझे तमाम चीज़ों से इनसे नफ़रत हो गई। अब आते हैं मश्क की तरफ। सबसे पहला सवाल है मश्क में, मुख्तसर जवाब दे। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? अब जिन अल्फाज में जिस तरह जवाब दिया गया है, आपने बिल्कुल उसी तरह उसको लिखना है, क्योंकि आपने आगे पीछे नहीं करना। जो कौल होता है, जो किसी की बात होती है, वो उन्हीं अल्फाज में लिखी जाती है। बेदारा ने आके जगाया कि साहबजादे उठिए, बाला खाना पर मियाँ बुलाते हैं। ये सिर्फ इसका आंसर होगा। उसके बाद सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया? क्योंकि उसकी गोद में लड़की सोती थी। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? इसका जवाब भी आपने पढ़ लिया कि उसका भाई सुबह सवेरे अपने किसी हम जमात के पास चला जाता था, क्योंकि उसके इम्तहान हो रहे थे, इसलिए सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था, और जब वो मदरसे में जाता था तो अपने भाई को वहाँ पर पाता था। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। अब जो आपने ये
पेज नंबर 30 पर खूबियाँ पढ़ी हैं, वो सारी खूबियाँ आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। फिर हज़रत भी कौन थी, वो उन 4 लड़कों की नानी थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की, वो जो उन्होंने नसीहत की है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है कि बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लेते हैं, मैं तुमको ना टोकती, लेकिन तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते, इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। उसके बाद आपने मुदर्जा ज़ैल मुहावरात के मायने लिखने और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी लगना, दिल लगना, कानों कान खबर ना होना, किसी को बिल्कुल पता ना चलना, आवाज़ा कसना, तंज करना, किसी को बुरे नाम से पुकारना, ज़मीन में गड़ जाना, ज़मीन में धंस जाना, दिल खट्टा हो जाना, नफ़रत हो जाना। फिर आपने सबक का खुलासा लिखना है। सवाल नंबर 4 है, मदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखें। ख़बर, अखबार, किताब, कुतब, मदरसा, मदारिस, इम्तहान, इम्तहानात, मुश्किल, मुश्किलात। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अल्फाज का तलफ़ुज़ वाज़े करना है आपने एराब की मदद से। सूरत, ताज्जुब, मस्जिद, उम्र दराज, बसोर चश्म। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6, उन्होंने आपको इक़्तबास दिया हुआ है कि कई बरस से इस मोहल्ले में डैश वो डॉट हैं, झूठी शिकायत भी नहीं की आपने, वही जो आपको हमेशा करवाया जाता है नसी तशरी से पहले, ख़तकशीद अल्फाज, हवाला मतन में मुसन्निफ़ का नाम, कहानी का नाम यानी कि सबक का नाम, और फिर उसके बाद सियाक़ व सबाक़, और फिर उसके बाद इबारत की नसी तशरी। ये सब कुछ आपने सवाल नंबर 6 तक आपने अपने जर्नल पे करना था। सवाल नंबर 7 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें, या आपने किताब के ऊपर करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें, ये भी आपने किताब के ऊपर ही करना है, यानी कि आखिरी 2 सवाल आपने किताब के ऊपर करने हैं और सवाल नंबर 6 तक आपने अपने जर्नल के ऊपर ये तमाम काम करना है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम काम करेंगे भी और याद भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।